थोड़ी देर बाद दुल्हन भी मंडप में आ गई। पर हैरानी की बात थी कि पंडित ने बिना दूल्हे के ही मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। ऊपर से पंडित शादी के नहीं बल्कि अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़ रहा था, और संगीत भी ऐसा जैसे वो किसी की शादी में नहीं बल्कि किसी की मैयत में आया हो। ऐसा माहौल देखकर कबीर और संजय दोनों चौंक गए। अभी वो कुछ देर वहाँ बैठे ही थे कि इसी बीच संजय को एक गंदी सी बदबू आने लगी, कुछ मर गया हो जैसे। वो कुर्सी से उठा और कबीर से बोला, तू बैठ, मैं आता हूँ। बदबू घर के पीछे से आ रही थी। वो चुपचाप बिना आवाज़ किए घर के अंदर दाखिल हुआ और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग खाना पका रहे थे और बदबू इतनी तेज़ थी कि संजय का जी मिचलाने लगा। ऐसा लगा कि उल्टी हो जाएगी। उसने जेब से रुमाल निकाला और अपनी नाक पर रखते हुए वहाँ जाकर देखा तो बर्तनों के अंदर सड़ा गला मांस पक रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने वहीं उल्टी कर दी। पर इस सब के बावजूद खाना बनाने वालों को जैसे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप खाना पकाते जा रहे थे, मानो उनको संजय के वहाँ होने का कोई एहसास ही ना हो। संजय ने उन सबको देखा तो उनके चेहरे सफ़ेद पड़े हुए थे, जैसे जीते जागते इंसान ना होकर कोई लाश हो। वो तुरंत वहाँ से दौड़ा और घर के अंदर से भागते हुए वापस मंडप तक पहुँचा। पर 2 पल में जैसे पूरा माहौल ही बदल गया था। एक कोने में कुछ बाराती हाथ में प्लेट लिए हैवानों की तरह वो मांस खा रहे थे, और दूसरी ओर कुर्सी पर बैठे लोग किसी रुदाली की तरह छाती पीट पीट कर रो रहे थे, जैसे कोई मर गया हो। और कबीर, वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ये सब देखकर संजय काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन अपने दोस्त को अकेला छोड़कर भागने वालों में से नहीं था वो। कबीर, कबीर, कहाँ है तू? संजय जोर जोर से उसको पुकारते हुए उसे ढूंढने लगा। अंदर बाहर कहीं पर भी नहीं था वो। संजय की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी कि उसकी नज़र मंडप पर गई। वहाँ दुल्हन के साथ दूल्हा भी बैठा हुआ था। उसके कपड़ों पर संजय की नज़र गई तो उसने हूबहू कबीर जैसे कपड़े पहन रखे थे। संजय ने पास जाके उसके चेहरे से सहरा हटाया तो कबीर ही था। वो संजय को देखकर मुस्कुराया और वापस से सहरा पहन लिया। संजय उसको झंझोड़ते हुए बोला, कबीर, पागल हो गया है क्या? उठ, चल चल यहाँ से। लेकिन कबीर को तो मानो सांप सूंघ गया था। वो बिना हिले चुपचाप वहीं बैठा रहा। और जैसे इतना काफ़ी नहीं था कि पंडित ने कहा, अभी वर वधु दोनों खड़े हो जाइए, मुखाग्नि का समय हो गया। ये सुनकर संजय के तो जैसे होश ही उड़ गए। पल भर के लिए संजय के पैर डर से इतने कांप गए कि उसे लगा वो खड़ा ही नहीं रह पाएगा। उसने फटाफट से अपना फ़ोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल करने की सोची, पर मोबाइल पर तो सिग्नल ही नहीं था। जब इंसान हद से ज़्यादा डरा हुआ हो तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है या फिर एकदम चौकस हो जाता है। संजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसे बचपन में अपनी नानी की सुनाई एक कहानी याद आई। भूतों की भी शादियाँ होती हैं बेटे। जब कभी भी कोई शादी किसी हादसे की वजह से अधूरी रह जाती है तो ऐसे में वहाँ मौजूद सारे लोग एक समय चक्र में कैद होकर रह जाते हैं, जिनकी मुक्ति सिर्फ तभी संभव है जब उसी मुहूर्त में शादी पूरी हो। इसका मतलब यहाँ मौजूद सारे लोग मर चुके हैं? संजय घबराई आवाज़ में खुद से बोला। इस एहसास के होते ही उसने देखा तो अब घर एकदम किसी खंडर जैसा दिख रहा था। हर तरफ झाड़ियाँ और बची कुची टूटी फूटी दीवारों को देख कर लगता था कि आग में सब कुछ जल गया हो। ना कोई बाराती था, ना कोई दुल्हन और ना कोई पंडित। कबीर भी कहीं नहीं था, और तो और वहाँ पर कोई गांव भी नहीं था।
चारों तरफ से टूटे फूटे से कुछ मकान और हर तरफ बस खंडर और झाड़ियों के सिवाय कुछ नहीं था। मुझे कबीर को ढूंढना होगा, ये बोलकर वो तेज़ी से गाड़ी की ओर बढ़ा और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी दौड़ाने लगा। 15 मिनट तक पूरे काले कुआं गांव का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी उसे कबीर नहीं मिला। वो हिम्मत हारने लगा था कि तभी उसकी नज़र गांव के चौराहे पर लगी एक जंग खाई हुई नोटिस बोर्ड पर गई। उसने अपने हाथों से उसको थोड़ा सा घिसा तो बोर्ड पर शमशान घाट की ओर जाने का रास्ता लिखा हुआ था। संजय ने तुरंत गाड़ी दौड़ाई तो थोड़ी दूर जाने से उससे कुछ आवाज़ें आती हुई सुनाई दे रही थी। उसने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये तो वही मैयत है जो उसने और कबीर ने पहले देखी थी। तो क्या वो भी उस समय चक्र का हिस्सा थे कि आगे होने वाली घटना उन्होंने अपनी आंखों से पहले ही देख ली थी, या फिर उन्हें आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए ऊपर वाले का कोई इशारा था जिसे वो समझ नहीं पाए थे। जो भी हो, सच्चाई तो यही थी कि रोते हुए उल्टे पैरों वाले वो लोग कबीर को अर्थी में लिटाए शमशान की ओर ले जा रहे थे और उसकी दुल्हन उसी अर्थी पर उसकी छाती पर बैठे अपनी चूड़ियां तोड़ते हुए एक भूता हंसी हंसे जा रही थी। संजय को इस बात का एहसास हो गया था कि उसका दोस्त अब जिंदा नहीं है। संजय ने नम आंखों से अपने दोस्त के साथ बिताए पलों को याद करते हुए अपने आंसू पोंछे और वहां से निकलने की सोची। वो और कर भी क्या सकता था? अगर वहां रहता तो शायद उसका भी वही हाल होता। उसने गाड़ी घुमाई और हवा से बातें करने लगा। गांव की कच्ची सड़क से होते हुए वो वापस उसी छोटी सड़क पर आ चुका था जहां से वो काला कुआं की ओर मुड़े थे और तेजी से एक सीध में गाड़ी चलाए जा रहा था कि किसी तरह हाईवे वापस पहुंच जाए। हैरानी की बात थी कि इस बार उसको कुछ दूर हाईवे नजर आने लगा जिसे वो कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसे देख वो थोड़ी देर के लिए अपना दुख भुलाकर मुस्कुराया कि अब उसकी जान बच जाएगी कि तभी रियर व्यू मिरर से गाड़ी के बैक सीट पर उसकी नजर गई। अपनी भाभी से नहीं मिलेगा।